मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की वर्चुअल कक्षाओं में बैठे हुए समस्त विद्यार्थीगण, अध्यापकगण का हार्दिक स्वागत। आज के व्याख्यान का विषय है मानक हिंदी का स्वरूप। दूसरे शब्दों में हम कहें तो हिंदी भाषा का मानकीकरण। यह विषय आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा के अंतर्गत है और बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड सेम के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। सामान्य तौर पे प्रत्येक विद्यार्थी के लिए विषय उपयोगी होगा। प्रिय विद्यार्थीगण, हिंदी भाषा के मानक स्वरूप की जब हम बात करते हैं तब हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि हिंदी भाषा के मानक स्वरूप से क्या तात्पर्य है। हम सब जानते हैं कि हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है वो एक विशाल भूभाग पर व्याप्त है। जिन जिन क्षेत्रों में हिंदी भाषा बोली जाती है वहाँ की अपनी अपनी क्षेत्रीय बोलियां भी हैं जिनका प्रभाव हिंदी के ऊपर पड़ता है। इसके अलावा आधुनिक हिंदी के बहुत सारे क्षेत्र हैं। विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, वाणिज्य है, विधि है। इन सब में अलग तरह की हिंदी का प्रयोग होता है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि हिंदी का कैसा रूप हो जिसके माध्यम से हम शिक्षा दे सकें, या कि कोई अहिंदी भाषी या कि कोई विदेशी व्यक्ति अगर हिंदी सीखना चाहे तो हिंदी के हम कौन से स्वरूप को सामने रखें जिसको वो समझे। तो हिंदी के मानकीकरण की बात यहीं से शुरू होती है कि हिंदी की जो व्याप्ति है उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। उसमें से हम एक ऐसे स्वरूप को चुनें जो सर्व स्वीकृत हो, सर्वमान्य हो। इसी सर्व स्वीकृत और सर्वमान्य हिंदी के रूप को हम हिंदी का मानक रूप कहेंगे। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, संपर्क भाषा है, भारत संघ की राजभाषा है, साथ ही विश्व भाषा के रूप में सर्व स्वीकृत है। इसकी सर्वव्यापकता इस सब में है कि यह विश्व के अनेक देशों में पहुंची है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा विश्वविद्यालय हो जहां इसका अध्ययन अध्यापन न होता हो। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, अंडमान निकोबार की भाषा हिंदी है। ये जो प्रदेश या क्षेत्र जिनकी चर्चा भी हुई उनको भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने क क्षेत्र के अंतर्गत रखा है। यहाँ हिंदी का प्रयोग होता है। इन प्रदेशों क्षेत्रों की हिंदी पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव होगा, साथ ही हिंदी के क्षेत्रीय रूप भी होंगे। इसके अलावा हिंदी के प्रयुक्ति परक रूप जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन, बैंकिंग, ज्ञान विज्ञान, शिक्षण, व्यवसाय, संचार, प्रौद्योगिकी, तकनीकी क्षेत्र की हिंदी अलग तरह की होगी। अभी व्याख्यान के प्रारंभ में जैसा मैंने बताया कि एक तो हिंदी की भौगोलिक व्याप्ति है, जो क्षेत्र है जिन प्रदेशों में हिंदी बोली जाती है वहां की बोलियों का प्रभाव उस हिंदी पर होता है। इसके अलावा हिंदी के जो प्रयोजन परक भेद हैं, प्रयोजन परक रूप हैं, जैसा आप देख रहे हैं आकाशवाणी, दूरदर्शन, बैंकिंग, ज्ञान विज्ञान, शिक्षण, व्यवसाय, विधि आदि की हिंदी है, वो अलग तरह की हिंदी है। हिंदी के इस रूप वैभिन्न की दृष्टि से भाषा का मानकीकरण जरूरी है। भाषा का एक रूप हो जिसके माध्यम से हम अध्ययन अध्यापन कर सकें, जिसका प्रयोग विभिन्न प्रयुक्तियों में हो सके।
मानक हिंदी हिंदी भाषा का वह स्थिर रूप है जो सर्वमान्य, सर्वस्वीकृत एवं सर्वत्र प्रतिष्ठित हो। भाषा का यह रूप सर्वत्र एक जैसा होता है। मानक हिंदी का प्रयोग शिक्षा, अध्ययन अध्यापन, प्रौद्योगिकी, ज्ञान विज्ञान, उद्योग व्यापार, शासन प्रशासन, साहित्य आदि में इस मानक हिंदी का ही प्रयोग हम करते हैं। प्रिय विद्यार्थीगण, अभी इस विवेचन के माध्यम से हमने देखा दो बातें हमारे सामने उभर कर सामने आती हैं। एक तो हिंदी का जो विस्तार है, जो हिंदी का भौगोलिक क्षेत्र है, वहां की बोलियों का प्रभाव हिंदी पर होता है। अलग अलग तरह की हिंदी हमारे सामने आती है। तब यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हिंदी का एक ऐसा सर्व स्वीकृत रूप हो जिसका प्रयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में कर सकें। अध्ययन अध्यापन या हिंदी के जो प्रयुक्ति परक क्षेत्र हैं उनमें हम हिंदी के मानक रूप का ही प्रयोग कर सकें। इसलिए हिंदी के मानक रूप की आवश्यकता अधिक है। साथ ही एक शब्द और आया इसमें, हिंदी के प्रयुक्ति परक रूप। तो प्रयुक्तियों के बारे में समझ लें। जिसे हिंदी की प्रयुक्ति कहते हैं उसे अंग्रेजी में रजिस्टर कहते हैं। प्रयुक्ति से तात्पर्य है कि जैसे ही भाषा का क्षेत्र बदल जाता है, क्षेत्र से मतलब प्रयोजन बदल जाता है। जैसे विधि के क्षेत्र में अगर हिंदी जाएगी तो उसका रूप अलग होगा, आकाशवाणी में हिंदी जाएगी उसका रूप अलग होगा, बैंकिंग में हिंदी जाएगी तो उसका रूप अलग होगा। तो ये जो अलग अलग तरह के रूप होंगे हिंदी के, वे हिंदी की प्रयुक्ति कहलाएंगी। तो दो बातें हमारे सामने स्पष्ट होती हैं। एक तो हिंदी का जो भौगोलिक क्षेत्र है, हिंदी की जो व्याप्ति है, उसमें से हम एक ऐसा रूप चुनेंगे जो मानक रूप हो। वो इसलिए ताकि अध्ययन अध्यापन या हिंदी के जो प्रयोजन हैं उनमें हमें सुविधा हो। इसके अलावा दूसरे जो प्रयुक्ति परक रूप हैं जिनकी चर्चा अभी हुई है, वहां भी हिंदी के मानक स्वरूप का प्रयोग हो सके। आगे देखेंगे मानक हिंदी के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं, इनको देखें। मानक भाषा में मानक शब्दों का ही प्रयोग होता है। मानक भाषा व्याकरण सम्मत होती है। मानक भाषा का उच्चारण एवं लेखन अशुद्ध रहित होता है। मानक भाषा संबंधित समाज में सर्व स्वीकृत एवं सर्वमान्य होती है। शोध, अनुसंधान, शिक्षा एवं साहित्य आदि में मानक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। संबंधित समाज, राज्य एवं राष्ट्र की अधिकृत भाषा मानक भाषा ही होती है। विशिष्ट अवसरों पर गणमान्य एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। संचार माध्यमों, विधि, प्रशासन, अनुवाद आदि में मानक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे मानक हिंदी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। जो विद्यार्थी सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं, कुछ विद्यार्थी नोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसे तथ्य इसमें आए उनको आप नोट भी करते जाएं। इन्हीं पर आधारित प्रश्न भी होंगे जो इस व्याख्यान के अंत में आपसे पूछे जाएंगे। अब तक जो बातें प्रमुख रूप से सामने आई हैं, एक बात है कि मानक हिंदी है क्या, दूसरी बात आई है कि हिंदी की प्रयुक्तियां क्या हैं। एक बार फिर से आगे बढ़ने से पहले विद्यार्थी ध्यान दें, हिंदी का जो क्षेत्रीय विस्तार है वहां हिंदी की बोलियों का प्रभाव भी उसके ऊपर है। तब यह बात सामने आती है कि हिंदी का एक ऐसा मानक रूप होना चाहिए जो अध्ययन अध्यापन या हिंदी के जो बहुत सारे प्रयुक्ति परक क्षेत्र हैं वहां हम उनका प्रयोग कर सकें। दूसरी बात, हम ये भी कह सकते हैं कि हिंदी के जो रूप हैं वो वैकल्पिक रूप हैं। उनमें से हम एक मानक रूप का चयन कर लेते हैं, वही मानक स्वरूप हिंदी का कहलाता है। तो मानक हिंदी के स्वरूप की बात हो गई। दूसरी व्याख्यान के दौरान यह बात आई थी कि प्रयुक्ति क्या है। तो प्रयोजन भेद से जो भाषा भेद उत्पन्न हो जाता है उसी को प्रयुक्ति या अंग्रेजी में रजिस्टर कहते हैं।
जैसे बैंकिंग में हिंदी जाएगी तो अलग तरह की इसलिए होगी कि वो प्रयोजन बदल गया। विधि के क्षेत्र में हिंदी जाएगी तो अलग तरह की हिंदी होगी क्योंकि उसका प्रयोजन बदल गया। तो प्रयोजन भेद से जो भाषा का भेद उत्पन्न हो जाता है उसको हम भाषा की प्रयुक्ति कहते हैं। तो दो बातें मैं समझता हूं विद्यार्थियों ने समझ ली होंगी। एक तो मानक हिंदी क्या है और दूसरा ये हिंदी की प्रयुक्तियां क्या हैं। अब हम आगे चलते हैं, मानक हिंदी के प्रमुख तत्व देखेंगे। कोई भी भाषा मानक तब होगी जब उसमें ऐतिहासिकता हो। हिंदी के संदर्भ में हम विचार करें, हिंदी का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, इसलिए हिंदी को हम मानक भाषा कह सकते हैं। हिंदी का जो खड़ी बोली रूप है उसको मानक रूप स्वीकार किया गया है क्योंकि उसमें ऐतिहासिकता है, उसका दीर्घ इतिहास हमारे सामने है। दूसरा प्रमुख तत्व है जीवंतता। कोई भी भाषा मानक तब बनेगी जब वो जीवंत हो। जीवंत कहने से मतलब है जब उसका व्यवहार लोग करते हों। हिंदी का जैसा हम जानते हैं बहुत सारे प्रयुक्त परक क्षेत्रों में उसका व्यवहार होता है। पूरे भारत में लगभग इतना जो विस्तार है हिंदी का, विश्व में इतना विस्तार है, तो हम कहेंगे हिंदी में जीवंतता भी है। इसके कारण ये मानक बनने का तत्व उसके भीतर मौजूद है। तीसरा तत्व है स्वायत्तता। हिंदी के पास कोई भी भाषा स्वायत्त होगी तभी मानक हो पाएगी। अगर उसके पास उसकी ऑटोनॉमी है, वो स्वायत्त है, व्याकरण की दृष्टि से अगर वो दूसरी भाषाओं पर आधारित नहीं है, स्वायत्त है, तब वो भाषा मानक बन सकती है। हिंदी में ये गुण या तत्व मौजूद है। और चौथा है वैयाकरणिक आधार, उसका अपना व्याकरण हो। हम जानते हैं हिंदी के पास उसका अपना सशक्त व्याकरण है। तो ये जो चार तत्व हमारे सामने हैं ये मानक हिंदी के लिए बहुत आवश्यक है। ऐतिहासिकता, जीवंतता, स्वायत्तता और उसका वैयाकरणिक आधार, ये होना चाहिए मानक, कोई भी भाषा मानक बने उसके लिए। अब मानकीकरण को समझें। मानकीकरण भाषा की एक सहज सामाजिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा भाषा के प्रचलित अनेक विकल्पों में से एक का चयन अथवा निर्धारण किया जाता है। विकल्प रहित होना ही किसी भाषा की वैज्ञानिकता भी है, किंतु यह स्थिर प्रक्रिया नहीं है। जब कोई भाषा संक्रमण की प्रक्रिया में रहती है तो उसके स्वरूप का पूर्णतः मानक हो पाना संभव नहीं हो पाता, कारण कि उसके नित्य अधुनातन प्रयोगों से विकल्पों की एकाधिक स्थितियां निर्मित होती रहती हैं। मानकीकरण के बारे में ये परिभाषा महत्वपूर्ण है। इस परिभाषा में कहा गया है कि विकल्प की स्थिति से अलग होकर एक रूप की ओर बढ़ जाना ही मानकीकरण है। जैसा हम जानते हैं कि हिंदी की अनेक बोलियां हैं, मतलब हिंदी के पास विकल्प है, लेकिन जब हम मानक हिंदी की बात करते हैं तो हमने चयन किसका किया है? खड़ी बोली हिंदी का चयन किया है, जिसका केंद्र मेरठ और दिल्ली के आसपास है। तो हिंदी की बहुत सारी बोलियों में से हमने भाषा के स्तर पर चयन किया खड़ी बोली हिंदी का। इसी तरह से भाषा के भीतर भी हम चयन करते हैं, वो शब्द से लेकर वाक्य तक भी चयन होता है। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि जो विकल्प हैं, विकल्प माने जो अनेक रूप हैं, उनमें से किसी एक रूप को चुन लेना ही मानकीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। आगे देखें, हॉगेन आदि पाश्चात्य भाषाविदों ने मानकीकरण के 4 सोपान माने हैं। जब कोई भाषा मानक बनती है, मानक बनने की प्रक्रिया में 4 सीढ़ियां, 4 सोपान हमारे सामने आते हैं। इनको नोट कर लें, इसको समझ लें। पहला है चयन। ये चयन की अभी बात की थी। सबसे पहले चयन की स्थिति आती है, उसके बाद संयोजन, उसके बाद प्रयोग और अंतिम सोपान है स्वीकृति, सामाजिक स्वीकृति। यहां देखेंगे, इसके आधार पर एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि भाषा जो अमानक है, अमानक का मतलब हो गया कि भाषा में विकल्प की स्थिति है। शब्द के स्तर पर देखें, हमारे सामने ये जो 2 शब्द आते हैं, योग और योगा, यहां चयन करते हैं हम दोनों में से योग
मानक है, इसका चयन किया। उसके बाद भाषा में उसका संयोजन हो गया योग के रूप में, और फिर प्रयोग की स्थिति और स्वीकृति के बाद योग शब्द ही मानक हुआ। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम विकल्पों में से एक मानक रूप का चयन करते हैं और वही भाषा का मानक रूप कहलाता है। आगे देखेंगे। पहला उदाहरण शब्द के स्तर का था, अगला उदाहरण वाक्य के स्तर का है। देखेंगे, दो वाक्य हमारे सामने आते हैं वैकल्पिक रूप में। मैंने बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है। इन वैकल्पिक रूपों में से हमने वाक्य के स्तर पर चयन किया, मुझे बाजार जाना है, यह वाक्य मानक है। इस मानकीकरण का आधार क्या है? इस मानकीकरण का आधार है व्याकरण। व्याकरण के आधार पर हम जानते हैं कि मुझे बाजार जाना है वाक्य सही है, मैं के आगे को लगा हुआ है। तो मैं में जब को लगाते हैं तो मुझको या मुझे रूप बनता है, और पहले वाक्य में ने जो कारक चिन्ह लगा हुआ है मैं के साथ में, तो हम ये जानते हैं ने का प्रयोग वर्तमान काल में नहीं होता है, ने का प्रयोग हमेशा भूतकाल में होता है। इस व्याकरण के आधार पर हम ये जानते हैं कि मुझे बाजार जाना है, ये चयन किया हमने मानक रूप का, और बाद में भाषा में संयोजन और प्रयोग के बाद मानक रूप हमारे सामने आया, मुझे बाजार जाना है। हमने देखा शब्द के स्तर पर विकल्पों में से हम कैसे चयन करते हैं। हमने देखा वाक्य के स्तर पर विकल्पों में से कैसे हम भाषा के मानक रूप का चयन करते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने मानकीकरण के 7 सोपान बताए हैं। पहले जो 4 हॉगेन ने बताए थे उसी का विस्तार करते हुए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने 7 सोपान बताए हैं। देखें, उसी तरह से चयन है, स्वीकरण है, उसके बाद प्रयोगण है, ये प्रयोगगण नहीं है, प्रयोगण है, एक ही गहे हुआ। उसके बाद समन्वयन है, आत्मसातन है, विस्तारण है और प्रयुक्ति का मानकीकरण है। अब इनको एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला चयन है, तो चयन का स्तर, चयन 2 तरह का होगा। एक होगा भाषा का चयन, दूसरा होगा भाषा की इकाइयों का चयन। भाषा के चयन के बारे में हम बात करें तो अभी जैसे कहा कि हिंदी के बहुत सारे रूप हैं, उनकी बोलियों का, स्थानीय बोलियों का प्रभाव भी उसके ऊपर है, लेकिन हमने मानक भाषा के रूप में किसका चयन किया है? हिंदी के खड़ी बोली रूप का चयन किया है भाषा के स्तर पर, जिसका केंद्र मेरठ और दिल्ली के पास है। तो ये भाषा के चयन की बात हो गई। अब दूसरा आता है भाषिक इकाइयों का चयन। 2 उदाहरण तो इससे पहले आपको दिए थे भाषिक इकाइयों के, एक शब्द और वाक्य। तो भाषिक इकाइयों का चयन हम भाषा की इकाइयों के स्तर पर करते हैं। जो विकल्प मौजूद हैं उनमें से हम विकल्पों को हटाकर एक का चयन कर लेते हैं। पहले देखेंगे अक्षर चयन। अक्षर के स्तर पर हम कैसे चयन करते हैं। हमारे सामने ये अ और अ 2 तरह के रूप हैं, हमारे सामने आते हैं। इसी तरह से ऋण और ऋण 2 तरह के रूप हमारे सामने आते हैं। झ और झ 2 तरह के हैं, और ल 2 रूप में हमारे सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो 2 तरह के अ हैं। जो पहला अ है वो मानक अ है, हम जानते हैं। इसी तरह से ऋण में जो बाद वाला ऋण है वो मानक है। इसी तरह से झ में जो बाद वाला झ है मानक है। इसी तरह से ल के 2 रूपों में से जो बाद वाला जो ल है वो मानक है। तो हमने देखा कि अक्षर चयन की बात करते हैं। मानक भाषा का मतलब होता है, मानकीकरण का मतलब होता है कि विकल्पों में से चयन करना। जब हमारे पास विभिन्न स्तरों पर विकल्प मौजूद होते हैं, उनमें से एक का चयन कर लेना, उसकी सामाजिक स्वीकृति जब हो जाती है तो वही भाषा का मानकीकृत रूप कहा जाता है। आगे देखेंगे शब्द के स्तर पे, पहले भी देखा था, एक बार फिर देखें। जैसे गुप्त, गुप्ता है, ये विकल्प है। तोरी, तोरई, गिलकी, ये एक ही शब्द के लिए है, तो यहां पे हमें मानक रूप की आवश्यकता होगी। रूप चयन देखेंगे जहां विभक्ति लगी हुई है। मुझे, मेरे को, मुझे मानक है। तुझे, तेरे को, तुझे मानक है रूप के स्तर पर। किया, करा, किया मानक है। कीजिए, करिए, कीजिए मानक है।
तो ये जो वैकल्पिक रूप हैं, भले ही वो अक्षर के स्तर पे हो, शब्द के स्तर पे हो, रूप के स्तर पे हो या वाक्य के स्तर पे, वहां हम मानकीकरण की प्रक्रिया को देखते हैं। उनमें से एक रूप को जो हम स्वीकार कर लेते हैं और उसकी जब सामाजिक स्वीकृति बन जाती है तो वही मानक रूप कहलाता है। इसी तरह से लाएं और लावें, शब्द के स्तर पर देखेंगे, रूप के स्तर पर देखेंगे तो लाएं जो है वो मानक रूप है। वाक्य के स्तर पर देखेंगे, वह नहीं जाएगा, उसने नहीं जाने का। अभी हमने देखा था ने के प्रयोग में जो देखा था कि ने का प्रयोग हमेशा भूतकाल में होता है। उस आधार पर हम देखेंगे ये वाक्य नीचे वाला मानक है और वह नहीं जाएगा ऊपर वाला वाक्य जो है वो मानक है। अर्थ के स्तर पर भी देखेंगे, जैसे कद्दू है उसके लिए जो आपके सामने शब्द आ रहे हैं, काशीफल, पेठा, कुम्हड़ा, ये अलग अलग अर्थ हैं। तो इनमें से एक अर्थ का निर्धारण करना भी मानकीकरण के अंतर्गत आएगा। मानकीकरण का मतलब है कि विभिन्न स्तरों पर जो विकल्प हैं उनमें से एक का चयन कर लेना। अगला सोपान जो बताया गया वो है स्वीकरण। मानकीकरण के लिए सामाजिक स्वीकरण बहुत आवश्यक है। इसके अभाव में भाषा विषमता और बहुरूपता की ओर बढ़ने लगती है और मानकीकरण की प्रक्रिया बाधित होती है। जैसा बार बार व्याख्यान के दौरान मैंने कहा कि जो विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं उन विकल्पों में से एक को चुन लेना ही मानकीकरण है। अगर उनको नहीं चुनते हैं तो भाषा वैषम्य पैदा होता है और भाषा अमानकता की ओर बढ़ती है। तो ये स्वीकरण समाज का स्वीकरण होता है। भाषा के मानक रूप का चयन हमने किया, समाज ने किया और उसको स्वीकार कर लिया, तो वो स्वीकरण के अंतर्गत भोलानाथ तिवारी ने उसको बताया है। अगला है प्रयोगण। स्वीकरण मानसिक है, स्वीकार कर लिया हमने, एक मानसिक प्रक्रिया है, और प्रयोगण मूर्त है। जब हम उसका व्यवहार भाषा के स्तर पर करने लगते हैं तब वो प्रयोगण की स्थिति बनती है। मानकीकरण के लिए सामाजिक स्वीकरण के बाद प्रयोगण बहुत जरूरी है। उसके बाद अगला उसका चरण आता है समन्वयन। मानकीकृत भाषिक इकाइयां एवं सामान्य भाषा की इकाइयों में अलगाव होता है। हम जानते हैं कि जो मानकीकृत रूप है भाषा का, मानक रूप है, और सामान्य भाषा में तो बहुत सारे रूप रहते हैं, वैकल्पिक रूप रहते हैं, लेकिन मानकीकृत रूप जो होता है वो एक ही होता है। हम विकल्पों में से एक को चुनते हैं, तो दोनों में भेद होना स्वाभाविक है। कुछ मानक इकाइयों के साथ भाषा समन्वय नहीं स्थापित कर पाती है, फलतः वे भाषिक इकाइयां स्वतः बाहर हो जाती है। एक उदाहरण आपके सामने है, कंप्यूटर के लिए मानक शब्द बनाया गया संगणक, लेकिन भाषा ने उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब रेडियो के लिए आकाशवाणी बना तो आकाशवाणी को सहज रूप से भाषा ने स्वीकार कर लिया। तो समन्वयन भी एक तरह की सामाजिक प्रक्रिया है। अगला चरण देखें, आत्मसातन। आत्मसातन की प्रक्रिया से भाषा में समरूपी प्रवृत्ति की वृद्धि होती है। समरूपी कहने का मतलब है कि जो विकल्प हैं वो विकल्पों से रहित भाषा हो जाती है, तो वो भाषा मानक भाषा बन जाती है। अगला चरण है विस्तारण। मानक भाषा का विस्तारण मूलतः क्षेत्र जनित, प्रयुक्त जनित और शैली जनित 3 स्तरों पर होता है। सबसे पहला मैंने व्याख्यान के दौरान चर्चा की थी कि क्षेत्र जनित से मतलब है कि जैसे हिंदी का बहुत व्यापक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में से हमने चयन किया हिंदी भाषा का देवनागरी हिंदी रूप का चयन किया, जो जिसका केंद्र मेरठ और दिल्ली के आसपास है। तो यहां भी मानक की स्थिति आएगी, विकल्प में से एक का हम चयन करेंगे और जो प्रयुक्तियां हमारे सामने आती हैं वहां भी हम जो बैंकिंग की शब्दावली है वहां भी ऐसे शब्द चाहिए जिनमें एकरूपता हो, तो वही मानकीकरण की प्रक्रिया के आधार पर ही संभव है वो। इसी तरह से शैली के आधार पर हम देखते हैं, हिंदी में हम जानते हैं प्रमुख रूप से शैलियां कौन सी हैं। एक है जिसको हम अरबी फारसी के शब्द मिले हो, उर्दू शैली है। दूसरी संस्कृत के जो शब्द मिले हो, संस्कृत निष्ठ शैली है। तो इन शैलियों में भी हमें मानक रूपों की आवश्यकता पड़ती है। इस आधार पर हम जानेंगे कि हिंदी मानक भाषा का विस्तारण मूलतः क्षेत्र जनित होगा, तो क्षेत्र में से हम एक का चयन कर लेंगे। उसके बाद प्रयुक्ति में से हम मानक रूप का चयन करेंगे और शैली जो है वहां भी हमें मानक रूपों की आवश्यकता होगी। इन 3 स्तरों पर जब भाषा का मानकीकरण होगा तब हम कहेंगे भाषा पूर्ण रूपेण मानकीकृत हो गई है। ये 7वां जिस प्रयुक्तियों के मानकीकरण की बात कर रहे थे उसमें देखें,
मानक भाषा अपने क्षेत्र, प्रयुक्ति और शैलीगत विस्तार से विषम रूपी एवं अव्यवस्थित बनने लगती है। अतः विभिन्न प्रयुक्तियों के संदर्भ में भी भाषा का मानकीकरण आवश्यक हो जाता है। इस प्रयुक्त मानकीकरण के बाद ही मानकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। जैसा अभी व्याख्यान के दौरान बार बार मैंने बताया कि जो अलग अलग प्रयुक्तियां हैं, जैसे विधि के क्षेत्र में हिंदी है, अब वहां शब्दावली के स्तर पर, हिंदी के विभिन्न रूपों के स्तर पर अगर वैकल्पिक स्थिति बनी रहेगी तो भाषा में भ्रम पैदा होगा। हम भाषा में एक रूपता मानकीकरण के अंतर्गत स्वीकार करते हैं, इसलिए ताकि उसमें अध्ययन, अध्यापन, पठन पाठन में सुविधा हो और ज्ञान का कोष लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। आगे देखें मानक भाषा की विशेषताएं, इनको देखेंगे। मानकीकरण का आधार सामाजिक स्वीकृति है। इस विवेचन के दौरान हमने देखा है कि ये जो मानकीकरण की बात आती है, वो जो स्वीकरण की बात कही थी दोनों विद्वानों ने पीछे, तो वहां जो स्वीकृति की बात है वो सामाजिक स्वीकृति की बात है। दूसरा, मानकीकरण समाज सापेक्ष होता है। जो मानक भाषा का मानक रूप बनता है वो समाज सापेक्ष होता है, उसका प्रयोग समाज करता है। सामाजिक लब्ध प्रतिष्ठ लोगों के भाषिक स्वरूप से मानकीकरण प्रभावित होता है। लब्ध प्रतिष्ठ लोग समाज में भाषा के जिस मानक रूप का प्रयोग करते हैं, समाज उनका अनुकरण करता है, उससे प्रभावित होता है। मानकीकरण सामाजिक प्रतिष्ठा का परिचायक होता है। जब हम आम आदमी की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसमें बहुत सारे विकल्प हैं, वो सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनता। सामाजिक प्रतिष्ठा हमारी तब बनती है जब हम मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे इस व्याख्यान के दौरान जिस भाषा का प्रयोग मैं कर रहा हूं, मानक भाषा का रूप है, और जो प्रश्न आप लोग करेंगे वो भी मानक भाषा में ही होंगे। मानकीकरण के बाद भाषा का परिक्षेत्र बृहत्तर होता है। जब भाषा मानक बन जाती है तो उसका क्षेत्र व्यापक होता चला जाता है। आगे देखें, मानक भाषा का प्रयोग औपचारिक संदर्भों में लब्ध प्रतिष्ठ लोग करते हैं। औपचारिक प्रयोग से मतलब है, औपचारिक संदर्भ से मतलब है, इस कक्षा में औपचारिक संदर्भ है, इस व्याख्यान की भाषा मानक भाषा है। इसी तरह से आकाशवाणी के समाचार जब आप सुनते हैं, औपचारिक संदर्भ है, वहां भी आप मानक भाषा का प्रयोग सुनते हैं, देखते हैं। अखबार की जो भाषा है मानक भाषा है। अगली विशेषता है मानकीकरण सर्वमान्य भाषा रूप होता है। बार बार विवेचन के दौरान आया कि ये सामाजिक स्वीकृति है, ये मान्यता समाज की है, इसलिए मानकीकृत भाषा का जो रूप है वो सर्वमान्य भाषा रूप कहा जाएगा, क्योंकि समाज ने उसको मान्यता प्रदान कर दी है। मानकीकरण समाज, भाषा और संस्कृति की प्रतिष्ठा का मानदंड होता है। जो साहित्य की रचना है वो इसी मानकीकृत भाषा में, मानक भाषा में की जाती है। और ये मानकीकरण एक बार मानकीकरण भाषा का हो गया, भाषा मानक बन गई और समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। मानकीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वो इसलिए क्योंकि भाषा में नई नई संकल्पनाएं, ज्ञान की नई नई अवधारणाएं आती रहती हैं, विकल्प आते रहते हैं, और निरंतर हमें उसमें से उसके एक रूप का चयन करना पड़ता है। इसलिए हम कहेंगे मानकीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आगे देखेंगे। अब कुछ रूप हमारे सामने, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं, लिखने के स्तर पर अमानक शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनको देख लेंगे। पहला है श्रद्धांजलि, और उसका मानक रूप हमारे सामने है। ये जो सीई है वो उस फॉन्ट की वजह से है, वो य बनेगा, उसमें न नहीं आएगा। अनुस्वार को हटाएंगे तो च छ ज झ य ध्वनि वहां है, या फिर अनुस्वार लगाएंगे तो श्रद्धांजलि जो आगे दिखाई दे रहा है, ये मानक रूप हमारे सामने है। इसी तरह से कई बार जो ईकारांत हैं, या जहां ह्रस्व ई आती है, इकारांत हैं, ह्रस्व ई का प्रयोग जहां होता है, वहां हम उच्चारण के स्तर पर और लेखन के स्तर पर, दोनों स्तरों पर अमानक शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखें, गति, तिथि, शांति, कांति, यहां
दीर्घ ई का प्रयोग है, जबकि यहां पर वास्तव में मानक रूप में ह्रस्व ई का प्रयोग है। देखें, गति, तिथि, शांति, कांति। उच्चारण के स्तर पर आपने देखा होगा लोग ये अशुद्धियां, इस तरह के अमानक प्रयोग बार बार करते हैं, ह्रस्व स्वर का लोप कर देते हैं और उसकी जगह पर दीर्घ स्वर का प्रयोग करते हैं। तो ये विद्यार्थियों के लिए समझने की आवश्यकता है कि इस मानक रूप को समझें। ये देखें, अमानक श्रीमती, ये ह्रस्व ई का प्रयोग कर देते हैं, जब शब्द है मानक श्रीमती। आगे देखें, जहां ह्रस्व स्वर का प्रयोग करना चाहिए वहां दीर्घ स्वर का कर देते हैं, जैसे इंदु, प्रभु, शंभु। ये लेखन के स्तर पर भी ऐसा कर देते हैं और उच्चारण के स्तर पर भी। हिंदी में है जैसा लिखेंगे वैसा ही बोलेंगे, तो अगर अमानक लिखा है तो अमानक ही उसका उच्चारण भी करेंगे, जबकि मानक रूप है इंदु, प्रभु, शंभु। आगे देखें, जैसे अमानक रूप हमारे सामने दिए हुए हैं, गौरव, सैनिक, ऐसा। उच्चारण के स्तर पर भी विद्यार्थी करते हैं, लेखन के स्तर पर भी कर देते हैं इसका लिखित रूप और उच्चारित रूप। आगे देखें, गौरव शब्द है, गौरव, सैनिक, ऐसा। आगे देखें, ये स्थाई, आगे मानक दिया हुआ है स्थाई। इसका नियम यह है कि दो स्वर जहां एक साथ आते हैं तो दो स्वर नहीं आ सकते हैं, ये उसका नियम है, व्याकरण का नियम है। तो स्थाई में आ और ई एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए वहां पर य बनाकर उसमें दीर्घ ई लगाई जाती है। आगे देखें, घंटा और गंगा, ये दोनों अमानक हैं। आगे देखें, मानक, ये घंटा कैसे लिखा हुआ है, देखें, गंगा कैसे लिखा हुआ है। या के अनुस्वार लगाएंगे तो उसका रूप ऐसा होगा। ऐसा इसलिए होगा, ये अशुद्धियां विद्यार्थी प्रायः करते हैं। यह अशुद्धि इसलिए होती है क्योंकि अनुस्वार के प्रयोग की उनको समझ है नहीं। एक अनुस्वार हिंदी में जब हम उस अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो 5 ध्वनियों का संकेत करता है। हिंदी में जो 5 वर्ग हैं आप सब लोगों ने पढ़े हैं, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। तो इन 5 वर्गों की जो अंतिम ध्वनि है, हिंदी में एक ही अनुस्वार उनका संकेत करता है। यहां इसी आधार पर देखेंगे हम, ये घंटा और गंगा में न का प्रयोग नहीं है, यहां पर घंटा में ण है, या फिर अनुस्वार लगाएंगे तो ऊपर घ के ऊपर अनुस्वार लगा देंगे, या गंगा में ङ है, या अनुस्वार लगाएंगे तो उसका अनुस्वार का प्रयोग कर देंगे। आगे देखेंगे, जब लड़कियां, दवाइयां, मिठाइयां, ये जो अमानक इसलिए हैं क्योंकि जब बहुवचन बनाते हैं ईकारांत में हिंदी में, तब या जोड़ते समय उसमें ह्रस्व ई का प्रयोग हो जाता है, ह्रस्व हो जाती है, पूर्व की ध्वनि दीर्घ की जगह ह्रस्व हो जाती है। देखें, लड़कियां, या लगाएंगे तो लड़कियां ह्रस्व ई हो जाएगी। इसी तरह से दवाइयां, ई ह्रस्व हो जाएगी। इसी तरह से मिठाइयां, वो ई है, यहां पर मिठाइयां ह्रस्व हो जाएगा। यहां देखें, आंसुओं, लड्डुओं, विभक्ति का प्रयोग जब हम करते हैं तब ये दीर्घ जो स्वर है वो ह्रस्व में बदल जाता है, शब्द बनेगा आंसुओं, लड्डुओं। आगे देखें, जो अरबी फारसी से आए हुए शब्द हैं उनका अमानक प्रयोग भी हम करते हैं। गैरत, खत, जनाब, मानक है इसका रूप जो लिखा हुआ, गैरत, खत, जनाब। आगे देखेंगे, गणेश, कण, टिप्पणी, बहुत अधिक इस तरह के अमानक प्रयोग बच्चे करते हैं, ध्यान दें। गणेश, कण, टिप्पणी। आगे देखें, विरोध, बालिद, यहां ब का प्रयोग नहीं है, व का प्रयोग है, विरोध, बालिद। आगे देखें, शेष, विष, इस तरह के अमानक प्रयोग हैं, सामने देखें, शेष, विष। आगे देखें, क्षीण, क्षमा, क्षत्रिय, मानक प्रयोग सामने देख लें, क्षीण, क्षमा, क्षत्रिय। ये बहुत अधिक अशुद्धियां होती हैं जो 15 नंबर पे है। देखें, कनिष्ठ, ज्येष्ठ, घनिष्ठ, यहां पर ट नहीं है, यहां पर ठ है। मानक लेखन और उच्चारण होगा कनिष्ठ, ज्येष्ठ, घनिष्ठ।
इसी तरह से आगे देखें, ये अशुद्धियां प्रायः विद्यार्थी करते हैं। शब्द है आशीर्वाद, लेकिन लिखते हैं आर्शीवाद, और उच्चारण के स्तर पर भी ऐसा ही करते हैं। तो इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। आर्शीवाद नहीं है, आशीर्वाद है। और उसका लेखन का मानक रूप कैसा है आपके सामने है, देखें। एक बहुत व्यापक स्तर पर अमानक प्रयोग करते हैं हम, देखें। अखबार में भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है। ये जो स्त्रीलिंग जिनके अंत में या आता है, उनका बहुवचन जब हम बनाते हैं तो उनके बहुवचन में ए का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे चिड़िया एक वचन है, उसका बहुवचन जब हम बनाएंगे तो चिड़ियां होगा, चिड़ियाएं नहीं होगा। इसी तरह से पुड़िया शब्द है, उसका बहुवचन जब बनाएंगे तो पुड़िया होगा, पुड़ियाएं नहीं होगा। आगे देखें, चाहिए और इसलिए जो अव्यय हैं उनके मानक रूप आपके सामने है। उनमें ए का प्रयोग, जो स्वर है उसका प्रयोग होता है, या व्यंजन का प्रयोग वहां पर हम नहीं करते हैं। इसी तरह से जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसके आगे अगर कोई कारक चिन्ह या केस एंडिंग लगाते हैं तो हिंदी की जो प्रवृत्ति है कि आ ऑब्लिक फॉर्म में या त्रियक रूप में चला जाता है, ये नियम है। लेकिन जब व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई है, किसी स्थान का नाम है और वो आकारांत है, उसके आगे अगर हम विभक्ति लगाते हैं तो उस वहां वो त्रियक रूप में नहीं जाता। जैसे उदाहरण आपके सामने है, अमेरिका से को अमेरिके से नहीं होगा, कनाडा से को कनाडे से नहीं होगा, मथुरा से या आगरा से, यही मानक रूप आपके सामने होंगे। विशेष रूप से ध्यान दें, मानक आपके सामने है, अमेरिका से, कनाडा से, मथुरा से। आगे देखें, संबोधन में ये अमानक रूप हमारे सामने बहुत बार आते हैं। संबोधन में ओ का उच्चारण होता है, लेकिन भ्रम या अज्ञान की वजह से कई बार लिखने में भी, उच्चारण के स्तर पर भी देशवासियों, प्यारे भाइयों, ये जो ओ का जो स्वर है वो वहां है ही नहीं, वो ध्वनि है ओ, देशवासियों, भाइयों। तो विशेष रूप से ध्यान दें, लेखन के स्तर पर, उच्चारण के स्तर पर जो विद्यार्थी सामने बैठे इसको नोट करें। ओ नहीं है, वहां संबोधन में ओ ही होता है। आगे देखें, कई बार लेखन में, उच्चारण में गुरुजनों, विद्यार्थी गणों, पक्षी वृंदों का प्रयोग करते हैं। हम देखें, जन और ये गण और वृंद, ये अपने आप में बहुवचन हैं। इनका बहुवचन कभी गणों, वृंदों और जनों के रूप में नहीं होता। आगे देखें, इसी तरह से अनेक अपने आप में बहुवचन होता है, अनेकों रूप उसका बनता ही नहीं है। विशेष रूप से ध्यान दें, अनेकों शब्द नहीं है, शब्द अनेक है, अपने आप में बहुवचन है। वाक्य देखें, मैंने सोया, मैंने हंसा, ये अमानक वाक्य है, अमानक रूप है। देखें, ये जो सोना हम जानते हैं व्याकरण के आधार पर, ने का प्रयोग हिंदी में भूतकाल में ही होता है, और ने का प्रयोग कब होता है, जब क्रिया सकर्मक होती है। इन दोनों वाक्यों में हम देखें, सोना और हंसना दोनों क्रिया जो है वो कैसी है, वो सकर्मक नहीं है, वो अकर्मक क्रिया है दोनों। इस आधार पर वाक्य बनेगा, मैं सोया, मैं हंसा। लेकिन अगर वाक्य ऐसा हो, मैंने खाना खाया, तो चूंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, सकर्मक क्रिया है, तब यहां पर ने का प्रयोग हम कर सकते हैं। आगे देखें, प्रधानमंत्राणी, निर्देशिका, जो पदनाम होते हैं उनका स्त्रीलिंग प्राय नहीं बनता है, शब्द वही होगा, प्रधानमंत्री, निदेशक। कई बार प्राचार्य को प्राचार्य लोग लिख देते हैं, बोल देते हैं। जो पदनाम होते हैं उन पदनाम के स्त्रीलिंग नहीं होते। ना जाओ, ना बैठो, इनको न जाओ न बैठो इसलिए क्योंकि हिंदी में निगेशन या निषेध के लिए न, मत और नहीं, तीन ही शब्द हैं, ना है ही नहीं। आगे देखें, ये श संस्कृत शब्दों में आता है, जैसे भाषा, वर्षा, संतोष, गवेषणा। ट वर्ग के पूर्व केवल श आता है, जैसे कष्ट, नष्ट, षोडश, षडानन। री के बाद प्रायः श आता है, जैसे ऋषि, कृषि, दृष्टि। आगे देखें, संस्कृत शब्दों में च, छ के पूर्व श आता है, जैसे निश्चय, निश्चल। श और स एक साथ आते हैं तो वहां श पहले आता है, जैसे शासन, अनुशंसा, शासक, प्रशंसा,
नशंस, इस क्रम को याद कर लेंगे तो अमानक रूपों से बचेंगे। जहां श और श एक साथ आते हैं वहां इनका क्रम श और श के साथ होता है। देखें आगे, जैसे शीर्षक, शोषण, शेष, विशेष। ये स की अशुद्धियां इसलिए होती हैं क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि उनका वास्तव में उच्चारण कैसा होता है। ये आप चित्र के माध्यम से समझेंगे तो इस तरह के अमानक प्रयोगों से बचेंगे। जो स है उसका उच्चारण ऊपर के जो दांत हैं उसके पीछे का जो खुरदरा भाग है वहां देखें, जीभ स्पर्श करने का प्रयास करती है तो दंत्य स कहते हैं उसको, हिंदी में वर्ष ध्वनि है वो। तो स बोलें तो जीभ ऊपर के दांत के पीछे जो खुरदरा भाग है वर्ष कहते हैं उसको, वहां स्पर्श करती है। जब हम श बोलते हैं तो वो तालव्य ध्वनि हो जाती है और उस वर्ष के पीछे का जो भाग है वहां जीभ स्पर्श करती है, तब श का उच्चारण होता है। और ठीक उसके पीछे जो मूर्धा है, जब हम श का प्रयोग करते हैं जैसे वर्षा, भाषा, तो जीभ बिल्कुल जो मूर्धा है माने तालु का सबसे गहरा भाग है वहां जीभ स्पर्श करती है, तब वो श का उच्चारण वहां से होता है। तो उच्चारण का ये ध्यान रखेंगे तो इस तरह के अमानक उच्चारण से भी बचेंगे और अमानक लेखन से भी बचेंगे। आगे देखें, और भी कुछ शब्द हैं जो मानक अमानक देखते जाएं। इसमें ये एक शब्द है, इसमें बहुत अशुद्धियां प्राय करते हैं बच्चे। देखें, ये उपरोक्त है, यहां तक लेखन के स्तर पर भी शासकीय पत्रों में भी शब्द है ऊपर धन उक्त, तो गुण संधि के आधार पर शब्द बनेगा उपर्युक्त, लेकिन लेखन में भी यही है उपरोक्त विषय के संदर्भ में। ये अमानक रूप है जो भ्रांति के कारण, भ्रम के, अज्ञान के कारण चल गया है, इसको विद्यार्थी ध्यान दें। अब ये जो चर्चा आपके सामने हुई है इसमें मैं आप लोगों से प्रश्न एक आध करूंगा और उसके बाद ये, चूंकि समय का अभाव है, पहली बात हुई थी मानक भाषा क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों है। अब आप लोगों में से कोई बताए, आपके पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए हैं स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं उनको आप हल कर लेंगे, अपने प्राध्यापक गण से भी उनको पूछ लेंगे। ये आपको दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों में से कोई बताएगा मानक भाषा है क्या, या मानकीकरण की प्रक्रिया क्या है और मानक भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या कि प्रयुक्तियों के बारे में 2-3 बार मैं बता चुका हूं व्याख्यान के दौरान। हिंदी की प्रयुक्ति क्या है, आप लोगों में से कोई बताएगा? तो 3-4 प्रश्न पूछे, इनमें से कोई भी प्रश्न का उत्तर आप लोग बता दें। हाँ, जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं बताएं कृपया। कई बार मैंने इस व्याख्यान के दौरान चर्चा की है मानक भाषा क्या है, मानकीकरण की प्रक्रिया क्या है। जो विकल्प हमारे सामने आते हैं उन विकल्पों में से एक रूप को चुन लेना मानकीकरण है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भाषा का अपेक्षाकृत स्थायी रूप जरूरी होता है। भाषा तेजी से बदल न जाए, उसका एक स्थिर रूप हमें चाहिए होता है, इसलिए मानकीकरण की आवश्यकता होती है। और प्रयुक्ति क्या है? हिंदी के जो विभिन्न रूप हैं, प्रयोजन परक रूप हैं, जैसे बैंक की हिंदी अलग तरह की है, विधि की हिंदी अलग तरह की है, साइंस की अलग तरह की है, तो यहां पर जो प्रयोजन को बदलने से अलग तरह के जो रूप हो जाते हैं हिंदी के, वही हिंदी के प्रयुक्ति परक रूप कहलाते हैं, जिसको प्रयुक्त को अंग्रेजी में रजिस्टर कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।